सभी को मालूम है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसका मकसद ये था कि सरकार को जवाबदेही बनाना है और जो भी जनता का जो पैसा सरकार टैक्स के रूप में जमा करती है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता का पैसा उन्होंने कहाँ खर्च किया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, लोग आरटीआई डालते हैं, आरटीआई के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं हमारे पास नहीं पहुंच पाती हैं, उसको कमज़ोर किया गया है। और जब ये कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं सोचा था, कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था इस कानून से। लेकिन उस समय जब ये कानून लाया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी में कई लोगों ने कहा भी इससे सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही होगा, लेकिन फिर भी हम इस कानून को लेके आए और ये कानून आया। इस कानून के बाद में आपने देखा कि दिल्ली जैसे शहर में एंटी करप्शन कई ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं और दिल्ली में सरकारें बदलती हैं, गलत तरीके से इस कानून का इस्तेमाल भी हुआ। और आज ज़रूरत इस बात की है कि जो जनता का पैसा है, जिस घोटाले को लेकर ये सरकार आई है, करप्शन को लेके इनका मुद्दा था, आज वो सब हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है ठंडे बस्ते में चला गया है। और आरटीआई के कानून को कमज़ोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कई तरह के अमेंडमेंट हुए हैं जिससे आरटीआई कानून कमज़ोर हुआ है। आप भी इस देश में काफ़ी लोगों ने आरटीआई डालते हैं, काफ़ी लोगों के जवाब के आंसर नहीं आते होंगे, उत्तर नहीं देते होंगे, तो इसका कारण ये सरकार ही है जो सही तरह से जवाब नहीं दे पा रही है। क्योंकि सरकार ने खूब सारे घोटाले किए हैं, अभी गुजरात में भी 6000 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। इसके अलावा और भी खूब सारे जो कोविड के नाम से जब पीएम केयर्स फंड के नाम पे देश के लोगों ने खुलकर चंदा दिया, महामारी के जो शिकार हैं उन लोगों की सहायता के लिए, उसको भी आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया। तो मतलब साफ है कि सरकार की दाढ़ी में चोर की मुंह में तिनका, आपने सुना होगा दाढ़ी में तिनका, कि सरकार जानती है सरकार ने खूब सारी चोरी की है, इसलिए उसको पीएम केयर्स फंड को भी आरटीआई के दायरे से बाहर रखा। और भी कई तरह के ऐसे मामले हैं जिनको सरकार ने आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है, पूरी तरह से कमज़ोर करने का काम किया है। यदि सरकार जनता की होती, जनप्रतिनिधि की होती, तो वो अपनी जवाबदेहिता भी तय करती कि हाँ, जनता का पैसा जो है उसका हमें ब्यौरा भी देना है, तो उसको हम मानते ईमानदार सरकार। ये पूरी सरकार करप्शन में लिप्त है और पूरी तरह से अपने आप को बचाने के लिए इस कानून को कमज़ोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है और ये देश की जनता इस बात को जानती है कि किसी को भी आरटीआई की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। वो आने वाले समय में इस बात का जरूर जवाब देंगी। इस पार्टी इस कानून से सर एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसी भी मुद्दे को लेकर के बीजेपी सड़कों पे उतरती थी, आंदोलन करती थी और पुरजोर आवाज़ उठाती थी। कांग्रेस आखिर इस बात को लेकर के क्यों नहीं सड़कों पे आती है? हम हर मुद्दे पे हमने आंदोलन किया है। 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात हुई थी बीएसएनएल में, जब आपने पिछली बार पढ़ा होगा कि 53,000 लोगों का रोजगार चला गया, रेलवे में लाखों रोजगार चले गए, उसके मुद्दे को हमने लेकर रोजगार दो अभियान चलाया था। व्यापक स्तर पर हमने प्रदेश स्तर पर ये आंदोलन किए थे, प्रोटेस्ट किए थे। अब जरूर है कि अब बीजेपी जो है मीडिया चैनलों को ही राज्यसभा में भेज रही है उनके गुणगान गाने के लिए, तो वो हमारी खबर कहाँ दिखाएंगे? ऐसा नहीं है आप ये लोग कि कांग्रेस प्रोटेस्ट नहीं कर रही, आंदोलन नहीं कर रही। हमारे प्रोटेस्ट आंदोलन लगातार जारी है, चाहे मीडिया दिखाए या न दिखाए। प्रोटेस्ट जारी जरूर है, मगर जिस तरीके से पुरजोर तरीके से पहले दिखाया जाता था, अब क्यों नहीं दिखाया जाता? इसका विरोध भी क्यों नहीं करती है कांग्रेस? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, वो आज घुटने टेक चुका है मोदी सरकार के सामने। आपने पिछली बार मध्य प्रदेश में खबरें पढ़ी होंगी, कुछ पत्रकारों ने मोदी सरकार के खिलाफ लिखा तो उन सबको नंगा करके जेल में डाला गया। आपने वो खूब वायरल हुआ था मार्केट में। तो इस तरह से मीडिया को भी डरा के धमका के अपने ही फेवर में सारी बातें करवाना, उसी के ही जैसे पहले कोई राजा होता था उसकी प्रशंसा में कई कसीदे कसे जाते थे। आज मीडिया तंत्र का इस्तेमाल भी उसी तरह से हो रहा जैसे प्राचीन समय में होता था। चलिए, आप पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर रूल करती थी, आज रिलायंस, अंबानी, अडानी की इनकी कंपनियां ये तय करती हैं कि इस देश में किस चीज़ की मार्केट की रेट क्या होगी, क्या नहीं होगी। तो अब आज भी पहले जो रियासतों का दौर था, आज हम इस ब्रिटिश हुकूमत का राज था उस समय, आज हम
वापस उस कंपनी राज के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। और ये महंगाई इतनी हो रही कि सरकार भी एक कठपुतली, वो भी आवाज़ नहीं उठा पा रही है। चलिए, आरटीआई को मजबूत करने के लिए आप लोगों ने कोई वैसा सख्त कदम अभी तक उठाया, प्रोटेस्ट हो या किस तरह का विरोध वैसा किया, या कोई मतलब राष्ट्रपति को कोई आपने ज्ञापन सौंपा हो? हम परसों ही उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी से मिले थे। हमने उनको सारी ये जानकारी दी कि इस तरह से आरटीआई, वो तो अभी उपराष्ट्रपति भी नहीं है ना, अभी के मौजूदा उनसे ही राष्ट्रपति। हम किसके पास जाएंगे? अब पूरा उनसे ही कुछ सलाह लें कि कैसे क्या कर सकते हैं। उन्होंने भी इसके ऊपर गहरी चिंता जाहिर की कि ये बहुत ही अमेंडमेंट जो हुए हैं आरटीआई को कमज़ोर करने के लिए, ये हमने भी कल्पना नहीं की थी। तो उसके स्तर पे हम अभी जो हमसे हो सकता है, जैसे हम आरटीआई कैसे डालते हैं, वो इस तरह की हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, काफ़ी सेमिनार चला रहे हैं, लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर लोग आरटीआई डालना शुरू करें और जो उनके पैसे हैं उनका हिसाब लेना शुरू करें। तो क्या आने वाले टाइम में कोई रणनीति है आप लोग का, कोई आंदोलन इस पे? देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा से ही जो है आम जनता की लड़ाई, आम आदमी की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम अगर किसी ने इस देश में किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज भी संसद जब भी चलती है तो प्रधानमंत्री जी संसद से नदारद रहते हैं। प्रधानमंत्री जी संसद में बोलना नहीं चाहते हैं। 2016 के बाद से महंगाई पर एक शब्द तक नरेंद्र मोदी जी, देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला है। वो हर महीने मन की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जब बात महंगाई की आती है तो वो मौन हो जाते हैं। अगर कोई विदेशी प्रतिनिधि, विदेशी किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में आ रहा है तो शायद ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई उद्योगपति या कोई व्यापारिक वर्ग उसको रिसीव कर रहा है। इससे पहले आज तक इस देश में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आपको लगता है क्या कि ये पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा देश? निश्चित रूप से आप देखिए कि आज आम आदमी की कहीं किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं है, ना राज्य सरकारों में है, ना केंद्र सरकार में कहीं कोई सुनवाई कर रहा है। यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं उनको तो अपने विभागों तक का नहीं पता है कि विभागों में चल क्या रहा है। सारी चीजें सेंट्रलाइज हो गई हैं, सारे फैसले प्रधानमंत्री ऑफिस से लिए जा रहे हैं, गृह मंत्री जी सारे फैसले ले रहे हैं। इतिहास गवाह है, जहाँ पर भी पूंजीवाद बढ़ा है, तुष्टीकरण की नीति बढ़ी है और हमेशा उसमें अराजक तत्व आगे रहे हैं और जनता को उसमें नुकसान उठाना पड़ा है। उसके बावजूद भी क्या कारण है कि ना तो विपक्ष बोलने को तैयार है, ना ही जनता सड़कों पर आने के लिए तैयार है? विपक्ष तो तैयार है पूरी तरह से, विपक्ष तो लड़ाई लड़ रहा है। दिखता तो नहीं है ना सर? आप कहाँ नहीं दिखता है विपक्ष? तो संसद में देखिए, राहुल जी हमेशा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संसद के बाहर धरना दिया जा रहा है आम जनता की समस्याओं को लेकर, चाहे वो बात महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, किस तरीके से देश की संपत्तियों को बेचने का काम मोदी सरकार कर रही है। आखिर इससे निजात कैसे मिलेगी? देखिए, कांग्रेस तो अपनी लड़ाई पूरी तरह से लड़ रही है। आम जनता इन लोगों से त्रस्त आ चुकी है। जनता का जनादेश जो है ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मात्र 40% के करीब इनको वोट मिले हैं, 60% जनता ने इनको नकारा है। फिर भी सरकार उनकी बनी है। देखिए, सरकार बनना लोकतंत्र का एक अपनी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि वो सरकार में है तो वो अपने आप को राजा समझने लग जाएं। जनता ने बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ उनको चुना है और वो जनता की अपेक्षाओं पर अगर खरा नहीं उतरेंगे तो जनता उन्हें बाहर करने में भी मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा देर करेगी। इस सरकार को लोग बाग ईवीएम की सरकार भी कहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ईवीएम को लेकर आरटीआई डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जागरूक है। हम लोग इस मसले को लेकर आरटीआई फाइल कर रहे हैं। इस देश में लगभग 10 लाख से ज़्यादा ईवीएम मशीनें गायब, सॉरी 1.25 लाख, 20 लाख 20 लाख के करीब, 20 लाख है, 20 लाख के करीब ईवीएम मशीनें जो हैं वो गायब हो चुकी हैं। उनका कोई अता पता नहीं है। सरकार उस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। जब भी किसी आरटीआई को आप फाइल करते हो सरकार के खिलाफ तो सरकार ये कह देती है कि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। हर एक चीज़ को धीरे धीरे आरटीआई के दायरे से बाहर लाने का काम किया जा रहा है। चाहे पीएम रिलीफ केयर फंड की बात हो या अभी जो नेशनल पाइपलाइन स्कीम जो बनाई थी प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, हर एक चीज़ को बेचने का काम कर रहे हैं, चाहे वो बीपीसीएल हो, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो। मतलब हालात ये बन चुके हैं देश में कि जब मोदी जी सुबह उठते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आज अडानी और अंबानी को क्या दूं, पोर्ट दे चुका हूं, एयरपोर्ट दे चुका हूं, अब क्या बचा है देश में देने के लिए। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है इंटरनेशनल लेवल पर कर सबसे भ्रष्ट देशों में अब भारत की गिनती होने लगी है, क्या कहेंगे? भारत की गिनती तो अब
विकासशील देशों में भी नहीं रही है। आपको जानकर भ्रष्ट की बात करिए, भ्रष्टाचार में लिप्त सबसे ज्यादा वही माना, भारत ही माना जा रहा है। इसीलिए तो विकासशील देशों से भी नीचे की श्रेणी में हम लोग आ गए हैं। सोचने की बात तो यही है हम सब लोगों के लिए, और ये देश हम सब लोगों का है। सिर्फ एक मोदी जी, अडानी, अंबानी और अमित शाह जी का देश नहीं है, ये हर एक व्यक्ति का देश है। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ें। और मैं मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ हैं, और आप लोग तो धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग ही सच्चाई को दिखाने का काम कर रहे हैं, वरना तो इस देश की गोदी मीडिया तो आम जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। चलिए, आरटीआई का गलत दुरुपयोग हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग क्या रोड पे आ रहे हैं, धरना कर रहे हैं? निश्चित रूप से पूरे देश में जहां जहां भी आरटीआई कार्यकर्ता हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट्स हैं, उनके ऊपर गलत तरह के मुकदमे हो रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, और कुछ लोगों की तो जान भी गई है। इन सारे मुद्दों को लेकर जो है आरटीआई विभाग बहुत ज्यादा जागरूक है, सतर्क है, और हमने जहां जहां भी हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं लीगली, अगर हमें उनको कोई हेल्प देनी है तो हम लोग लीगली हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ में अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई सीनियर एडवोकेट की राय चाहिए तो हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और जहां हमारी सरकारें हैं वहां हम प्रशासन से उनको पूरा सहयोग दिलाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि राजस्थान में जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, माननीय गहलोत साहब ने एसपी और कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि उनकी वो सुरक्षा मुहैया कराई जाए उनको।